नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेम के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत शैक्षिक मूल्यांकन के पक्ष की बात करेंगे या शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसी को कई बार आपका प्रश्न आता है कि छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का वर्गीकरण, यानी बच्चों के जो व्यवहार हैं उनके व्यवहारों का वर्गीकरण के रूप में भी प्रश्न आता है। तो हम लोग मूल्यांकन के किन किन पक्षों पर या बच्चों के व्यवहारों की परिवर्तन की बात करते हैं, यानी उन उद्देश्यों से कौन से परिवर्तन होते हैं, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। चलिए चलते हैं सीधे हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह आपका है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा और उद्देश्य। तो जब हम शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की बात हो तो वहाँ जब शिक्षा से संबंधित तथ्य की बात होती है तो शिक्षा के उद्देश्य को यदि हम देखते हैं तो वह शिक्षा प्रक्रिया में जो व्यक्ति संलिप्त होता है, जो लगता है, यानी जो हमारी शिक्षा प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति लगा है, वह शिक्षक हो, प्रशासक हो, प्रबंधक हो, तो वह क्या करती है, वह उसे क्रियाशील करने में सहायक होती है। यानी क्या करती है, क्रियाशील करती है। कौन सी चीज शिक्षा प्रक्रिया को क्रियाशील करती है, वह उस शिक्षा से संबंधित जो हम उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ अगर हम ये देखें कि उद्देश्य के अभाव में यदि शिक्षक को उद्देश्य का पता ही ना हो तो उसके अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान होता है कि उसे अपने गंतव्य का ज्ञान ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। अर्थात यह जो हमारे उद्देश्य होते हैं, यह क्या करते हैं, उद्देश्य ही हमें अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख करते हैं या लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। तो यहाँ शैक्षिक उद्देश्य की बात करते हैं तो जिन उद्देश्यों को शैक्षिक कार्यक्रम में तात्कालिक रूप से प्राप्त किया जाता है, उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ उद्देश्य में हम दो उद्देश्य पाते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक हमारा सामान्य उद्देश्य होता है और दूसरा हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य जो है वह क्या है, वह अत्यंत व्यापक होता है और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वह कैसा होता है, वह तात्कालिक होता है। क्यों? क्योंकि अपने शिक्षण के दौरान ही उसे उस उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। तो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, इन शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था, इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का उल्लेख किया। इसने बेंजामिन एस ब्लूम, किताब में कभी कभी बी एस ब्लूम के नाम से भी मिल जाता है, बेंजामिन एस ब्लूम ने किया था। तो बेंजामिन एस ब्लूम और उनके सहयोगियों
के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 1956 में प्रस्तुत किया गया और ब्लूम ने छात्रों के व्यवहार के आधार पर उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। यानी छात्रों के व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन हैं, छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन क्या है, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। किसने? ब्लूम महोदय ने 3 क्षेत्रों में उन्होंने विभाजित किया और यह व्यवहार परिवर्तन के जो 3 क्षेत्र थे उसमें पहला क्षेत्र उन्होंने बताया था ज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा क्षेत्र उन्होंने बताया था भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन की बात उन्होंने की। और तीसरा क्षेत्र की चर्चा उन्होंने की थी क्या? मनोचालक क्षेत्र। और उन्होंने ये बताया बेंजामिन एस ब्लूम ने कि छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन यानी 3 प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर ही, इन क्षेत्रों के आधार पर उन्होंने शैक्षिक उद्देश्य के 3 उद्देश्यों की चर्चा की। यानी उसका वर्गीकरण उन्होंने 3 उद्देश्यों के तौर पर प्रस्तुत किया। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा, पहला उद्देश्य कहा ज्ञानात्मक क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है वह ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, वहीं भावात्मक क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा उसे उन्होंने कहा भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, और मनोचालक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ उसे उन्होंने कहा मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य। तो ये बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और वह वर्गीकरण छात्र के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को 3 क्षेत्रों में बांटकर, जिसमें पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक क्षेत्र और तीसरा मनोचालक क्षेत्र। और इन क्षेत्रों के आधार पर ब्लूम महोदय ने 3 प्रकार के उद्देश्यों का उल्लेख किया, ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य। तो हम सबसे पहले ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य की बात करते हैं। तो इन्होंने जो विभाजन किया वह विभाजन में पहला विभाजन उनका क्या था? पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य की बात हम करते हैं तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से उद्देश्य आते हैं? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसके अंतर्गत कौन से उद्देश्य आते हैं। तो इसके अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो व्यक्ति के ज्ञान, कौन से? जो व्यक्ति के ज्ञान और चिंतन और समस्या समाधान, ज्ञान, चिंतन तथा समस्या समाधान से संबंधित होते हैं। समस्या समाधान से संबंधित होते हैं। यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य आते हैं? जो किसके किसके? ज्ञान, चिंतन और समस्या समाधान। तो यहां हम कह सकते हैं कि छात्र से संबंधित, यदि हम छात्र की बात करें तो छात्र का जो बौद्धिक योग्यता, छात्रों की बौद्धिक योग्यता, क्षमता और कौशलों आदि के विकास से संबंधित होते हैं। इससे कौशल आदि के विकास से संबंधित। ज्ञानात्मक
क्षेत्र के उद्देश्य जिससे संबंधित होते हैं वह इनसे संबंधित हैं। फिर ब्लूम और उनके सहयोगी ने, किसने, बेंजामिन एस ब्लूम की बात हम करते हैं, तो उन्होंने पहले तो 3 उद्देश्यों का, 3 क्षेत्रों का विभाजन करके बताया। फिर उसके बाद बेंजामिन एस ब्लूम एवं उनके सहयोगियों ने क्या किया, उनके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को 6 खंडों में बांटा। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को 6 खंडों में बांटा। 6 खंडों में क्या किया, 6 खंडों में वर्गीकृत किया। अब ये 6 खंड कौन कौन से हैं, इन 6 खंडों की बात जब हम करते हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 खंड ब्लूम और उनके सहयोगियों ने बांटा, तो आपका जो पहला खंड होता है, पहले खंड की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका पहला खंड लेते हैं ज्ञान। तो ज्ञान के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, ज्ञान का मतलब नॉलेज की बात हम करते हैं, तो ज्ञान के अंतर्गत उद्देश्य की, इसकी मुख्य विशेषता, यानी ज्ञान की जो मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता इसकी क्या है, मुख्य विशेषता पुनः स्मरण है। यानी कोई चीज याद है उसे पुनः स्मरण में ला दिया जाए, यानी रिकॉल कर सके। तो इसी को यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन करता है। ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होती हैं। यानी ज्ञान का जो बताया कि किन क्रियाओं से संबंधित होती है, उन क्रियाओं से संबंधित होती है जो स्मृति से संबंधित होती हैं। तो यहां जब ज्ञान उद्देश्य के विभिन्न पद, प्रत्यय, संकेत, परिभाषा की बात की जाती है, यह सिद्धांत, सूत्र, प्रक्रिया आदि का पुनः स्मरण और पहचान, जिसे हम यहां तो हमने बताया पुनः स्मरण, लेकिन इसके साथ साथ वह पुनः स्मरण करने के बाद उसकी पहचान भी कर ले, तो यह उसकी मुख्य विशेषता, अर्थात वह रिकॉल कर ले और रिकॉग्नाइज कर दे। यहां 2 चीजें, 2 शब्द आपको मिलते हैं, एक रिकॉल का और एक रिकॉग्निशन। पुनः स्मरण का मतलब क्या है, वह उसको रिकॉल कर ले और उसे रिकॉग्नाइज कर दे, या उसी को क्या कर दे, रिकॉग्निशन की बात करते हैं, रिकॉग्निशन या रिकॉग्नाइज कर दे, यह ज्ञान की बात। दूसरा खंड उन्होंने बताया ज्ञान के बाद बोध, कॉम्प्रिहेंशन। तो बोध के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो बोध में आपका जो मुख्य क्रम आता है, यानी ज्ञान के उपरांत, उसके पश्चात, ज्ञान के पश्चात दूसरा क्रम आता है बोध का। तो इस पर छात्र विभिन्न सूचना के ज्ञान के साथ साथ, इसमें क्या होता है, वह कोई भी सूचना है तो ज्ञान के साथ ही साथ वो क्या करता है, कॉम्प्रिहेंशन की बात करता है, बोध की बात करता है, अच्छी समझ को रखता है। ज्ञान के साथ ही साथ क्या करता है, अच्छी समझ को रखता है। तो कहने का आशय यह है कि बोध स्तर में ज्ञान के पुनः स्मरण और पहचान के साथ साथ ज्ञान की अच्छी समझ भी अंतर्निहित होती है। यहां बोध के अंतर्गत पुनः स्मरण प्लस आपकी पहचान और प्लस समझ, यह तीनों चीजें क्या होती हैं, यह तीनों अंतर्निहित होती हैं। तो ये आपका
क्या है, इसके अंतर्गत बोध के अंतर्गत बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ वह व्याख्या करने में समर्थ हो जाता है। यानी बच्चा व्याख्या को भी, विभिन्न तथ्यों की व्याख्या करने लगता है। ये तो आपका बोध का खंड है। फिर तीसरा खंड उन्होंने बताया ज्ञान के अंतर्गत, तीसरे खंड की जब हम चर्चा करते हैं तो तीसरा है अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। तो अनुप्रयोग नाम से ही या एप्लीकेशन के नाम से ही आप काफी कुछ समझ गए होंगे कि छात्र इस उद्देश्य के स्तर पर क्या करता है, स्थूल या विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत या में अपने ज्ञान की बात करता है और बोध के आधार पर वह उसका क्या करता है, अमूर्तकरण का उपयोग करता है, एब्स्ट्रैक्शंस का उपयोग करता है या उसको इंप्लीमेंट करता है, क्रियान्वित करता है। तो यहां बालक किसके आधार पर, कोई भी स्थूल, स्थूल का मतलब कॉन्क्रीट, कोई भी स्थूल या विशिष्ट परिस्थिति, स्थूल या विशिष्ट परिस्थिति में क्या करता है, इन स्थितियों में जो उसका अपना ज्ञान है, यानी अपना ज्ञान व समझ, जिसे हम क्या कहते हैं, बोध, ज्ञान और समझ के आधार पर बालक क्या करेगा, ज्ञान व समझ के आधार पर वह किए गए अमूर्तकरण का प्रयोग करता है, यानी उसका क्रियान्वयन करता है, के आधार पर क्या करता है, अमूर्तकरण का प्रयोग या उपयोग करता है। इसको समझने के लिए, यानी इन अमूर्तकरणों में जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या चीजें आती हैं, यहां पर सामान्य विचार और नियम या सामान्यीकृत विधि सम्मिलित होते हैं। यहां एक शब्द आ रहा है अमूर्तकरण, कि हम जब अमूर्तकरण की बात करते हैं तो अमूर्तकरण क्या है। यहां एक शब्द हमको मिला है, अमूर्तकरण। तो अमूर्तकरण की जब हम बात करते हैं तो अमूर्तकरण उन तकनीकी सिद्धांतों के भी हो सकते हैं जिनमें पुनः स्मरण करना और प्रयोग करना होता है। यहां पर क्या करना है, अमूर्तकरण में पुनः स्मरण, पुनः स्मरण व प्रयोग, अर्थात जैसे बच्चा ज्ञान हो गया, बोध हो गया, तो उस ज्ञान और बोध के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में या स्थूल परिस्थितियों में या विशिष्ट परिस्थितियों में वह क्या करेगा, पुनः स्मरण करेगा और उनका प्रयोग करेगा अपने ज्ञान और समझ के आधार पर। ये आपका तीसरा खंड है, अनुप्रयोग। फिर ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का हमारा जो चौथा खंड है, चौथे खंड को हम कहते हैं विश्लेषण, एनालिसिस। तो चौथा खंड है, चौथा खंड क्या है, विश्लेषण या एनालिसिस। तो इस उद्देश्य के अंतर्गत यदि हम बात करें कि विश्लेषण के ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस उद्देश्य के अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या होता है कि वे व्यवहार आते हैं, इसके अंतर्गत वे व्यवहार आते हैं जो प्राप्त सूचना को विभिन्न भागों में विभक्त कर या विभक्त करने से संबंधित होते हैं। जो क्या करते हैं, प्राप्त सूचना को विभिन्न भागों में विभक्त करने से संबंधित होते हैं, को विभिन्न भागों में विभक्त करने से संबंधित होते हैं।
से संबंधित होते हैं। तो यहाँ विश्लेषण का आशय ही है क्या? टुकड़ों में बांटना, टुकड़ों में बांटना। यानी विश्लेषण के अंतर्गत हम विभिन्न उसके टुकड़ों में बांटते हैं, यानी विभिन्न पार्ट्स में उसको करते हैं और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, हम उसे समझते हैं और इन विभिन्न भागों में बांटने के बाद विभिन्न विचारों को यानी उन भागों को क्रमबद्ध करते हैं। विभक्त करने के पश्चात इसमें क्या करते हैं कि विभक्त करने के पश्चात उद्देश्य के सापेक्ष, विभिन्न भागों में विभक्त करने के पश्चात उद्देश्य के सापेक्ष क्या करते हैं, उसे क्रमबद्ध करते हैं। तो यहां विश्लेषण की बात किया। अब इसमें एक चीज और है, विश्लेषण को 3 खंडों में बांटते हैं, यानी विश्लेषण जो है इसके भी 3 पार्ट करते हैं, 3 खंडों में इसे हम विभाजित करते हैं। तो वो 3 खंड कौन कौन से हैं? पहला है तत्व, एलिमेंट्स, फिर संबंध, और तीसरा जो तत्व है खंड है संगठनात्मक सिद्धांतों के विश्लेषण के रूप में बांट सकते हैं। तीसरा संगठनात्मक सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत से यह संगठित है, इन आधारों पर भी हम इन्हें वर्गीकृत विश्लेषण के अंतर्गत यानी इस उद्देश्य को 3 भागों में हम पुनः विभक्त कर अध्ययन करते हैं। तो यहां पर जब हम विश्लेषण की बात करते हैं तो यहां गुणात्मक और मात्रात्मक निर्णय लिया जा सकता है। इसके आधार पर क्या होता है, गुणात्मक या मात्रात्मक निर्णय लिया जा सकता है। मात्रात्मक निर्णय लिया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज, इस आधार पर मूल्यांकन की जब हम उसमें बात करते हैं, किसमें, ये गुणात्मक और मात्रात्मक निर्णय के खंड में चलने के साथ साथ विश्लेषण के खंड को जब हम देखते हैं तो इसमें आपके गुणात्मक और मात्रात्मक निर्णय जब हम तत्व को देख लें, उसके संबंध को देख लें और फिर उसके संगठन की प्रकृति, यानी ये क्रम भी हमारा इस क्रम में चलेगा। इसके बाद हमारा 5वां खंड, इसमें ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य में 5वां खंड हमारा जो है वह संश्लेषण है। 5वां संश्लेषण या सिंथेसिस की बात करते हैं। तो संश्लेषण के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो यहां विभिन्न तत्वों या भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना होता है। जो इसके अंतर्गत जो विभिन्न भाग हैं उन भागों को क्रमबद्ध करके समग्र के रूप में संश्लेषित करना है। विश्लेषण में विभिन्न भागों को क्रमबद्ध कर किस रूप में, क्रमबद्ध कर समग्र रूप में, समग्र का मतलब संपूर्ण रूप में संश्लेषित करने का, समग्र रूप में क्या करते हैं, समग्र रूप में रचना की बात करें, समग्र रूप रचना की क्या करते हैं। जैसे अभी हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे एक प्रश्न कोई आपका आता है कि एक बाग है, आयताकार बाग, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। फिर कहता है कि इसके अंदर एक चारों तरफ क्या होता है, एक काली सड़क का निर्माण करना है और उस सड़क की चौड़ाई मान लीजिए दे दिया कि 5
मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण करना है और यहाँ 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ी बाग है। तो ये तो प्रश्न आपको दिया, तो अब प्रश्न को समझने यानी आपको यहाँ ज्ञान आपने पढ़ा, आपको रिकॉल किया कि ये प्रश्न है कहाँ से, किस तरह का है, उसके आधार पर आपकी समझ विकसित हुई, फिर आपने उसका एप्लीकेशन शुरू किया और फिर विश्लेषण के क्रम में हम आते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं, अब विश्लेषित एक एक खंड को प्रश्न के कर रहे हैं। प्रश्न में बाग की लंबाई कितना दिया गया, बाग की चौड़ाई कितनी दी गई या सड़क की चौड़ाई कितनी दी गई, और फिर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सड़क का क्षेत्रफल। ये हमको क्या करना है, ये ज्ञान। अब हमने जो इसके विभिन्न भागों में विभक्त किया, यह जो विभिन्न भागों में विभक्त किया गया वास्तव में देखा जाए तो यह क्या है, यहाँ पर हमने विश्लेषण उद्देश्य या विश्लेषण प्रक्रिया को एडॉप्ट किया, उसे किया। अब उद्देश्य के सापेक्ष यहाँ कहता है कि विभिन्न भागों को क्रमबद्ध कर समग्र रूप रचना करते हैं। किसके सापेक्ष, उद्देश्य के सापेक्ष, उद्देश्य के सापेक्ष। अब यहां हम पुनः सूत्र, यहां पर हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे और वहां जो विभिन्न भाग हमारे हैं इन भागों के आधार पर हम समग्र की रचना करते हैं। समग्र की रचना कर हम क्या करते हैं, उत्तर निकालते हैं। तो यही समग्र की रचना जो है वह क्या है, वह हमारी संश्लेषण है। तो संश्लेषण के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि संश्लेषण में कोई एक ऐसी रचना तैयार हो सके जो उसके पहले उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं थी। यानी यह रचना कैसी होगी, जो संश्लेषण के पश्चात आएगी वह नई रचना होगी, यानी पूर्व में इस प्रकार की रचना का निर्माण नहीं हुआ था। अब छठा खंड हमारा जो आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण में, छठा खंड हमारा किसमें है, छठा खंड मूल्यांकन। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण में अंतिम पायदान, अंतिम खंड हमारा क्या है, मूल्यांकन है। तो यह क्या है, ज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर है। मूल्यांकन जो है ज्ञानात्मक क्षेत्र का क्या है, सर्वोच्च स्तर है। दूसरी चीज, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक सामग्री और विधियों के निर्धारण के लिए संबंधित निर्णय लेना मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसको चाहे हम बात करें किसकी, आवश्यक सामग्री कि कौन कौन सी सामग्री हमें आवश्यकता होगी उसकी बात करें, या दूसरी चीज क्या कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत विधियों के मूल्य निर्धारण, यानी कौन सी विधि मूल्य परक होगी, विधियों के निर्धारण। तो दो चीजें, आवश्यक सामग्री और विधियों के निर्धारण की बात हम करते हैं। तो इससे संबंधित, इन दोनों से संबंधित निर्णय लेना, इन दोनों से संबंधित निर्णय लेना जो है वह क्या है, मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत आता है। निर्णय लेना किस में जाएगा, मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत जाएगा। तो आज आज हम लोगों ने शुरू से जो क्रम का अध्ययन किया, उस क्रम में जब हम लोग बात करते हैं, एक बार पुनः रिकैप कर लेते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य के पहले जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, सर्वप्रथम 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम ने किया था, और यह उद्देश्यों का वर्गीकरण छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को 3 क्षेत्रों में ब्लूम ने बांटा, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोचालक क्षेत्र, और उसी से संबंधित उद्देश्य को उसी क्षेत्र के उद्देश्य के नाम से जाना।
और फिर हम ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य की बात करते हैं तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन या समस्या समाधान से संबंधित होना है और छात्र की बौद्धिक योग्यता, क्षमता, कौशल विकास आदि का जो रूप है वह ज्ञान के क्षेत्र यानी ज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। और ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को 6 खंडों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से खंड हैं? पहला खंड हमारा है ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग और चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। तो यहां इस पर कई एक प्रश्न बनते हैं, उनमें से कुछ बिंदुओं की बात हम यहां कर लेते हैं। तो यहां सबसे पहले जो बिंदु बनता है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया? B.S. ब्लूम ने। कब? 1956 में। फिर दूसरी चीज, कितने क्षेत्रों का वर्गीकरण किया? 3 क्षेत्रों का। अब फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया? ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया? इसको भी बेंजामिन एस ब्लूम और सहयोगियों ने 1956 में किया। इन्होंने कितने खंडों में किया? कितने खंडों में किया? तो इसको 6 खंड में या 6 स्तर की बात इन्होंने की। वह स्तर सबसे निम्न कौन सा है? सबसे निम्न जो है वह ज्ञान है। यह आपका टेट, सुपर टेट और सीटेट का भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के वर्गीकरण में सबसे निम्नतम स्तर या सबसे उच्चतम। सबसे निम्न कौन है? ज्ञान है। सर्वोच्च कौन है? सबसे उच्च स्तर कौन है? उसमें सर्वोच्च मूल्यांकन है। और फिर आपका एक क्रम भी ये पूछ लेता है। अगर हम क्रम की बात करें तो हम क्रम जो लेके चल रहे हैं वह कहां से? नीचे से ऊपर की तरफ। तो जिसमें सबसे निम्न स्तर पर, यहां सबसे निम्न स्तर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले ज्ञान आएगा, ज्ञान के बाद बोध आएगा, बोध के बाद अनुप्रयोग आएगा और अनुप्रयोग के पश्चात विश्लेषण आएगा, विश्लेषण के पश्चात संश्लेषण आएगा और संश्लेषण के पश्चात मूल्यांकन आएगा। तो यहां ये आपका क्रम है, इस पर भी आपके प्रश्न बनते हैं। यदि हम ये कह दें कि निम्न से उच्च की तरफ, अगर निम्न से उच्च की तरफ की बात करते हैं, निम्न से उच्च की तरफ, तो ये क्रम हमारा इस दिशा में जाएगा। और यदि ये कह देते हैं कि उच्च से निम्न की तरफ, तो हमारा क्रम किधर से चलेगा? इधर से चलेगा। यानी इधर से पहला ये हो जाएगा मूल्यांकन, दूसरा संश्लेषण, तीसरा विश्लेषण, चौथा अनुप्रयोग, पांचवा बोध और छठा ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने उद्देश्यों के वर्गीकरण में, उद्देश्यों का वर्गीकरण, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन का वर्गीकरण या मूल्यांकन के पक्ष का वर्गीकरण किसने किया, कब किया, किन रूपों में किया और उनमें से ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के वर्गीकरण का विभाजन और उसके तथ्यों को हम लोगों ने जाना। अगली क्लास में हम भावात्मक
और मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण देखेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम।